प्लानिंग में मैं ये बताऊंगा आपको कि प्लानिंग एक्सरसाइज जो है अब हमारी काफ़ी स्ट्रीमलाइन हो गई है। पिछले साल भी हमने, क्योंकि यहाँ वर्किंग सीज़न लिमिटेड होता है, जैसे अब इस वक्त वर्किंग सीज़न नहीं है, सड़कें बंद हो गई हैं तो लेबर चली जाती है, तो इस वक्त यहाँ काम नहीं होते हैं जो गवर्नमेंट के काम होते हैं, क्योंकि एक तो लेबर की अनअवेलेबिलिटी, उनके रहने के लिए कोई यहाँ पे ऐसे अकोमोडेशन नहीं है कि जहाँ वो लोग रह सकें। हाँ, जो ऑर्गेनाइजेशंस अपने जो लेबर्स होती हैं उनके लिए एकोमोडेशन अवेलेबल करा देते हैं, तो वो लेबर यहाँ रहती है और उनके काम अभी भी चल रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर लेबर जो है वो नवंबर के एंड तक जो है यहाँ से निकल जाती है। तो इसलिए ये लिमिटेड वर्किंग सीज़न होने के कारण हमने पिछले साल भी जो प्लान था, हर डिपार्टमेंट के जो वर्क्स प्लान होता है, उस वर्क्स प्लान को हमने साल के शुरू में ही उसको हमने अप्रूवल दे दिया था, ताकि जल्दी से काम जो है वो टेंडर हो पाए और उसके बाद वो काम जो है ग्राउंड पे शुरू हो जाए। क्योंकि जनरली मार्च के एंड में या अप्रैल के स्टार्ट होते जब ये ज़ोजिला खुल जाता है और उधर से मनाली का रास्ता खुल जाता है, तो बोथ कंस्ट्रक्शन मटेरियल जिसमें सीमेंट और सरिया जिसे हम कहते हैं स्टील होती है, वो आना शुरू हो जाती है और लेबर भी आना शुरू हो जाती है। तो इस साल तो है हम और जल्दी करेंगे। इस साल हम सोच रहे हैं कि हम फरवरी के एंड तक जो है हमारा नेक्स्ट ईयर का प्लान, जिसमें कि इस साल के जो चलते हुए काम हैं जिनको हम ऑनगोइंग वर्क्स कहते हैं, और जो नए काम हम लेना चाहते हैं अगले साल, वो सारे कामों का अप्रूवल जो है वो फरवरी के एंड तक जो है वो फॉर्मली अप्रूवल हो जाए। और जैसे हमारा जो बजट रहता है, जैसे हमें बजट का कन्वे होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो हम वो उनको कन्वे कर सकते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि ये फरवरी में हो जाए ताकि हम उनको ऑथोराइजेशन दे दें, क्योंकि कुछ तो ऑनगोइंग वर्क होते हैं जनरली 75%, तो दूसरे जो नए वर्क होंगे उनका भी वो टेंडरिंग कर दें, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हम दे देंगे, टेंडरिंग कर दें और अलॉटमेंट ऑफ वर्क कर दें। तो मार्च में अगर अलॉटमेंट ऑफ वर्क होगा तो जो कॉन्ट्रैक्टर होगा वो मोबिलाइज कर लेगा उसको मार्च से पहले, और अप्रैल में वो काम जो है शुरू कर सकता है जैसे ही मनाली रोड या ज़ोजिला रोड जो है वो खुल जाती है। तो ये हमने प्लानिंग में किया है। और इस बार प्लानिंग में ये भी हुआ है, प्लानिंग और फाइनेंस ने दोनों ने मिल के, कि जो भी काम है वो बड़ी स्पेसिफिकली, पहले क्या है कि आप कहते थे कि हम एक कोई प्रोजेक्ट ले रहे हैं लेकिन हम उसका क्लियर नहीं लिखते थे कि ये हम कितनी चीज़ें ले रहे हैं या कौन सी चीज़ ले रहे हैं। तो इस अब जो नया जो सिस्टम जो फाइनेंस का हमारे यहाँ पे लागू हुआ है, टू हैव ए बेटर अकाउंटेबिलिटी, उसे हम लिफ्टमस कहते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ लद्दाख। उसमें क्या है कि हर काम जो अप्रूव हो गया, प्लान अप्रूव हो गया, वो प्लान जो है वो कंप्यूटराइज तरीके से फाइनेंस डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे या उनके जो PFMS सिस्टम है उस पर चला जाता है। तो अब जब कॉन्ट्रैक्टर ने वो काम कर लिया, उसको काम अलॉट हो गया, उसने काम कर लिया, अब वो पेमेंट के लिए आ रहा है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वही काम का जो टाइटल जिसका जो उसने काम किया या बिल्डिंग बनाई है, वो ऑलरेडी जो जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का जहाँ जो पे एंड अकाउंट ऑफिसर होता है या ट्रेजरी ऑफिसर पहले कहते थे, उसको मालूम होता है कि इस काम के लिए इतने पैसे जो है वो ऑलरेडी अप्रूव्ड है, तो उसकी पेमेंट जो है वो जल्दी से विदाउट एनी हैसल वो निकल जाती है। तो प्लानिंग में हमने ये जो टू एक्सपेडाइट कर दिया है कि जितने भी प्लान्स हों वो टाइम से बहुत पहले बन जाएं, और जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमें गो अहेड मिलेगी आपका नेक्स्ट ईयर का बजट ये है, हम अकॉर्डिंगली डिपार्टमेंट्स, क्योंकि हमने पहले से एक्सरसाइज कर ली कि किस डिपार्टमेंट का कितना है, किस डिपार्टमेंट का कितना रफली होता है, तो अकॉर्डिंगली उसका बजट जो है उसके हिसाब से उसका प्लान अप्रूव हो जाएगा। और हम कोशिश करेंगे कि इस बार मार्च में हम दोनों काम, पिछले साल हमने क्या किया था कि ऑनगोइंग वर्क्स जो 21-22 के थे उनका अप्रूवल हमने अप्रैल में दिया था, और नए काम जो 21 जो 22-23 के जो नए काम आए थे उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया था, क्योंकि वो नया प्रोजेक्ट बनाना है, नया DPR बनाना है। इस बार हम ये कह रहे हैं कि आप नया काम भी जो आपने लेना है 23-24 में, उसका आज ही आपको पता होना चाहिए, आज ही उसका DPR रेडी होना चाहिए, ताकि बोथ ऑनगोइंग वर्क जिसे हम कहते हैं जो कि ऑलरेडी अप्रूव्ड होते हैं और चल रहे होते हैं, और न्यू वर्क्स जो आप इस साल नए काम डाल रहे हैं, उनके लिए फ्रेश DPR है, फ्रेश एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है, फ्रेश उसकी कॉस्ट है, तो वो काम भी जो है वो हम अप्रैल में शुरू कर सकें। तो ये हमने प्लानिंग क्या किया है, जो हमारा मेजर वर्क है। और फिर उसके बाद जो मैं अगर अब आपको इस पर, अब हेल्थ का तो आपको मालूम है कि हेल्थ में हमने इस साल बहुत सारे हेल्थ इंस्टीट्यूशन जो हैं उन सबकी अपनी सेंट्रल हीटिंग कर दी। मतलब अगर आप कहीं भी जाएंगे इस वक्त फील्ड में, इवन परसों हमने तुर्तुक का फाइनलाइज कर दिया, वहाँ भी अब सेंट्रल हीटिंग है। तो लगभग बहुत सारे 50-60 इंस्टीट्यूशन जो हमारे हैं
जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, CHCs हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तो पहले से ही सेंट्रली हीटेड थे, तो इन सब में हमने सेंट्रल हीटिंग का प्रोविज़न कर दिया है, ताकि लोग जो हैं इन हॉस्पिटल्स में जब आएँ तो वो जो हैं उनको एक वो कंफर्टेबल रहें, और जो स्टाफ अंदर काम कर रहा है वो भी कंफर्टेबल रहे। तो ये सेंट्रल हीटिंग का जो हमने प्रोविज़न किया है। और अब हम ये कर रहे हैं कि जितने भी डॉक्टर्स हैं या स्टाफ है, उनके जो रेजिडेंसेज हैं, जो वहाँ रहते हैं, उनके लिए तो रेजिडेंस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, और दूसरा वो जो रेजिडेंस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो भी सेंट्रली हीटेड होंगे, और जो एग्जिस्टिंग है उनको भी हम सेंट्रली हीटिंग करेंगे, ताकि स्टाफ जो है वो अवेलेबल रहे, मतलब ठंड के कारण ऐसा ना हो कि लोग ना जाएं। तो इस साल, अगले साल हम प्लान कर रहे हैं कि लगभग 54 जो हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, जिसे हम पहले मेडिकल सब सेंटर कहते थे, लगभग 80 के करीब हमारे जितने भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं, जिसको हम पहले मेडिकल सब सेंटर कहते थे, या जिसको हम पहले न्यू टाइप ऑफ PHC कहते थे, NTPHC, वो जो ग्राउंड, जो फर्स्ट लेवल का जो हमारा हेल्थ इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि सबसे पहले तो डिस्पेंसरी आती है, पुराने ज़माने में इसको डिस्पेंसरी कहते थे, मुझे एलोपैथिक डिस्पेंसरी या फलानी डिस्पेंसरी, फिर डिस्पेंसरी के बाद इसको सब सेंटर, मेडिकल सब सेंटर कहने लगे हम। ये उसके बाद अब ये उसमें, क्योंकि अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये प्लान है कि सिर्फ हेल्थ मतलब क्यूरेटिव नहीं होनी चाहिए, प्रमोटिव भी होनी चाहिए। तो अब इसका कंसेप्ट बना दिया हमने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, कि यहाँ पे लोग जो है अपनी जो भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ या कम्युनिकेबल डिजीज़ है उनके बारे में एडवांस में पता करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको BP है, 10 साल BP है, आपका सर दर्द करता है, आंखें दर्द करती हैं कभी कभी, आप उसको लाइटली लेते हो, कभी भी आपके पास मौका नहीं होता कि आप डॉक्टर के पास जाके अपना ब्लड प्रेशर तो चेक करवाओ, या उसका कोई रिकॉर्ड रखो। या कई बार ऐसे होता है कि लोगों को ज़्यादा भूख लगती है, उनको ज़्यादा यूरिनेशन होती है, या ज़्यादा प्यास लगती है, या उनका वज़न कम होता है, लेकिन वो कहते हैं शायद ऐसे ही कम हो रहा है, ख्याल नहीं रखते, लेकिन ब्लड ग्लूकोज टेस्ट नहीं कराते, अपना लेवल टेस्ट नहीं कराते। तो इस तरह की जो बीमारी, जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते थे, अब वो बहुत ज़्यादा हो रही है समाज में, मतलब कंट्री में। तो इसीलिए एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का कॉन्सेप्ट आ गया, कि वो जो जिसको हम पहले डिस्पेंसरी कहते थे, वहाँ कुछ नहीं होता था। पहले वहाँ एक फार्मासिस्ट होता था, एक पट्टी करने वाला होता था, मैक्सिमम आपको एक पट्टी करते थे, या बुखार के लिए दवाई है छोटी मोटी, कोई आपको लूज़ मोशन है उसकी दवाई जो है मिल जाती थी। लेकिन अब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में पूरी लैब है, वहाँ पे पूरे टेस्ट होते हैं फ्री, और वहाँ पे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में आपको, अब तो आप वहाँ पे जिसको हम E-संजीवनी कहते हैं, उसके थ्रू आप वहाँ से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से कांटेक्ट कर सकते हैं, VC के थ्रू अपनी बीमारी बता सकते हैं, ताकि डॉक्टर की जो आपको कंसल्टेशन जो मिल सके, क्योंकि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में जो सबसे बड़ा वर्कर होता है उसको हम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कहते हैं, वो नर्स होती है। तो हम एक डॉक्टर का भी सर्विस उसको दे रहे हैं। तो ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो हैं, ये फ्यूचर में ये हमारे जो हेल्थ डिलीवरी सिस्टम है वो उसकी बेस बनेंगे, उसकी जो जिसको बेड रॉक कहते हैं वो बनेंगे। और इसलिए हमने इस बार 80 के करीब, उनमें हमने हर जगह देखा, जैसे अगर मान लीजिए मैं जाता हूँ, चुशूल चले जाओ आप, या आप किसी और बॉर्डर एरिया में चले जाइए, कोरजोक चले जाइए, कहीं दूर दूर इलाकों, थांग चले जाइए, तुर्तुक इलाके में चले जाइए, तो आपको लगेगा कि ये सभी जो स्टाफ होता है जनरली वहाँ पे एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होता है, जो स्टाफ नर्स होती है, ट्रेंड होती है, वो 6 महीने की ट्रेनिंग होती है उसको। उसके बाद वहाँ पे एक फार्मासिस्ट होता है, हो सकता है वो मेल हो, जनरली फार्मासिस्ट मेल होते हैं, लेकिन CHOs दे आर फीमेल, दे आर वुमेन। फिर जो नीचे मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर होती हैं, उनको NM कहते हैं, वो भी दोनों वुमेन होती हैं। तो 4 स्टाफ होता है वहाँ पे, वो चारों में से 3 वुमेन होती हैं, एक हो सकता है मेल हो। तो ये सब जो लोग वहाँ हैं, और बहुत दूर उनको चल के, अगर उनको रोज़ ही गाड़ी पकड़ के जाना पड़े इतने दूर, तो कितना डिफ़िकल्टी है। यहाँ तो ट्रांसपोर्टेशन के जो साधन हैं वो भी रेगुलर नहीं है। तो इसलिए हमने कहा कि इन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में 100 मीटर के अंदर अंदर अगर हमारे पास जगह है, तो हम इनको यहाँ पे 4 सेट स्टाफ क्वार्टर बना के देंगे, ताकि ये 24 घंटे लोगों के लिए अवेलेबल हो। मान लीजिए किसी बच्चे को अगर रात को दर्द हो जाता है, या लेडी को रात को प्रॉब्लम हो जाती है, चाहे वो प्रेगनेंसी है, चाहे किसी की चीज़ है, तो उसको इमीडिएट रिलीफ जो है, क्योंकि वहीं पे ही आपकी नर्स होगी, वहाँ पे आपकी NM होगी, फार्मासिस्ट होगा, और उसका जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के पास ही वो रहती होंगी, तो वो आपको हेल्थ जो सर्विसेज दे सकती हैं। तो इस बार हम 80 के करीब जो है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का स्टाफ क्वार्टर्स बनाएंगे, अगले साल हम प्लान कर रहे हैं। एक 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 जो ब्लॉक है वो 1.6 करोड़ के करीब बनेगा। तो ये प्लान कर रहे हैं कि मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, तो मैंने J&K में भी डॉक्टरी 2.5 साल जो है एज ए प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहा। तो मैंने हमेशा ये ऑब्ज़र्व किया कि हम कहते हैं डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अगर डॉक्टर को अच्छा अकोमोडेशन मिलेगा, और जो स्टाफ को अच्छा अकोमोडेशन मिलेगा, तो उनका ये बहाना कि यहाँ पे रहने की सुविधा नहीं है, यहाँ पे हमें परेशानी होती है, वो दूर हो जाएगी।
और लोग अगर जगह है तो रहेंगे, अगर जगह होगी तो ज़्यादा चांसेस हैं कि डॉक्टर्स जो हैं वो फील्ड में रहेंगे, स्टाफ जो है वो फील्ड में रहेगा, 24 घंटे अवेलेबल होगा। और अगर वो नहीं अवेलेबल है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि उसको हमने ऑलरेडी क्वार्टर दिया, वो रहता क्यों नहीं है वहाँ पे। तो इसलिए अवेलेबिलिटी ऑफ क्वार्टर्स जो है, स्टाफ क्वार्टर्स जो है, चाहे वो हेल्थ हो चाहे वो और कोई डिपार्टमेंट हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमने ये हेल्थ में ये किया है। दूसरा जो आपने भी देखा होगा कि हमने हेल्थ में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है करगिल का, वो हमने शिफ्ट किया है। वहाँ पे इस वक्त अभी भी वहाँ पे कुछ ओपीडी ब्लॉक और कैजुअलिटी ब्लॉक्स वगैरह बनाने हैं, वो हम अप्रूव कर रहे हैं, वो अगले साल काम शुरू हो जाएगा। टॉयलेट्स की वहाँ कमी है, जो बाहर के लोग आते हैं ओपीडी में उनके लिए टॉयलेट्स नहीं थे। एक पूरा इंटरनेशनल लेवल का मैंने कहा कि वहाँ एक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स बनाया जाए, क्योंकि टॉयलेट एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। लोग दूर दूर से आते हैं, उनको टॉयलेट फैसिलिटी वहाँ होनी चाहिए, लेडीज़ को भी और मेन को सेपरेटली। तो ये भी वहाँ पे हम कर रहे हैं। सारे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में इस वक्त जो है वो जिसे हम कहते हैं कि ये ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो लग चुके हैं ऑलमोस्ट 18 के करीब, जो जो जहाँ जहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, बड़े मेन हमारे CHCs हैं, PHCs हैं, जहाँ ज़्यादा ज़्यादा हमारे पास सुविधा है, जहाँ डॉक्टर हैं, जहाँ हम ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं, तो वहाँ प्लांट लग चुके हैं। अब हमारा ये इस साल ये है कि हम इन्हीं ऑक्सीजन प्लांट्स को हम मतलब फिलिंग के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। वहाँ एक इक्विपमेंट लगता है जिसे बूस्टर कहते हैं, अगर वो हम लगाएंगे तो हम उन्हीं प्लांट्स को एज ए जो फिलिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जो फिल करके सिलेंडर जो है वो हम पेरीफेरी में भेज सकते हैं। तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी यूटी ऑफ लद्दाख में अब कोई इशू नहीं है उसका। हमें एडिशनल सिलेंडर भी बड़े जो हैं 2000 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिले हैं इसके कोविड के दौरान, उनके लिए भी जो है हम कोशिश कर रहे हैं। हम हाइपर बैरिक चैम्बर लगा रहे हैं। लास्ट ईयर बहुत सारी डेथ्स हो गई थी बिकॉज ऑफ लोग जो हैं वो दौड़ के चले जाते हैं, यहाँ रहते नहीं है 2 दिन। बेसिकली ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है और कुछ लोगों को बहुत दिक्कत हो सकती है अगर वो कंडीशन ना करें। अगर वो कम से कम 48 आवर्स, हम एडवाइस करते हैं कि 48 आवर्स उनको जहाज़ से उतरने के बाद लेह में रहना चाहिए, ताकि उनकी बॉडी एडजस्ट हो जाए यहाँ की लो ऑक्सीजन पे। तब जाके वो खरदुंगला जाएँ जो और भी ऊंचा है, या चांगला जाएँ, या वही पेंगोंग जाना है तो चांगला के थ्रू जाना है, नुब्रा जाना है तो खरदुंगला के थ्रू जाना है। तो लेकिन कुछ लोग जो हैं वो जल्दी में होते हैं, वो जल्दी चले जाते हैं, तो उनको फिर वहाँ पे वो जिसको हम हैप्पी कहते हैं, हाई अल्टीट्यूड पल्मोनरी एडीमा हो जाता है, जो कि बहुत बार फेटल हो जाता है। तो पिछली बार भी डेथ्स हुई थी, मतलब लगभग मोर देन 10-15 डेथ्स वर कुड बी एट्रीब्यूटेड टू हैप्पी। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इस बार हम हाइपरबेरिक चैम्बर जो है हमने सेंक्शन किया है, वो हम इधर लगाएंगे अभी SNM में। एक हम टांगसे में लगाएंगे, इसमें हाँ टांगसे में लगाएंगे, क्योंकि पेंगोंग के लोगों को ज़्यादा, जो पेंगोंग जाते हैं उनको ज़्यादा परेशानी होती है। तो और बाकी जितने भी हमारे पासेस हैं वहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल हो। दूसरा हम सोच रहे हैं कि यहाँ टूरिस्ट जब आते हैं तो उन्हीं दिनों रश होता है, मतलब इस वक्त हमारे यहाँ हॉस्टल में रश नहीं है, लेकिन गर्मी में बहुत रश हो जाता है टूरिस्ट का। तो वहाँ पे फिर दिक्कत हो जाती है, बेड नहीं मिल रहा है, अच्छी केयर नहीं मिल रही है, तो लोग शिकायत करना शुरू कर देते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस उनका हाई होता है, वो कहते हैं कि हमें आप बढ़िया सा कमरा दीजिए, हम उसको पेमेंट करने को तैयार हैं। तो हम सोच रहे हैं कि इस बार हम एक पर्टिकुलर एक जो हमारा हार्ट फाउंडेशन के जो फैसिलिटी है वो हालांकि प्राइवेट है, तो हम वहाँ पे LHDC लेह की मदद से वहाँ पे हम कुछ कमरे जो हैं वो हाई स्टैंडर्ड के बनाएंगे, जहाँ पे कि जो अच्छे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले जो पे करने को तैयार हैं वो वहाँ जाके जो है उनको हम सहूलियत दे सकें। और वहाँ पे कुछ प्रिलिमिनरी जो चेकअप होता है लोगों का, जैसे ऑक्सीजन कम हो गई उनको ऑक्सीजन दे दी, या कोई और इशू, सर दर्द या कुछ ऐसी चीज़ें जब होती हैं, हाई अल्टीट्यूड में कभी कभी सर दर्द होना शुरू हो जाता है, तो वो उस तरह के सिम्टम जो माउंटेन सिकनेस जिसे हम कहते हैं वो हमें एड्रेस हो जाए, एक ये भी कर रहे हैं। तो मतलब हेल्थ डिलीवरी अगर आप देखें तो लद्दाख में डॉक्टर्स को बढ़ा रहे हैं। NHM में डॉक्टर्स की जो है, हमने काफ़ी सारे डॉक्टर्स जो हैं वो नए लगाए हैं। आज की डेट में कोई डॉक्टर्स की उतनी ज़्यादा कमी नहीं है पिछले 1 साल के अगर कंपेयर करें। इवन जांस्कर में कोई डॉक्टर नहीं होता था एक दिन, आज वो वहाँ पे 7 डॉक्टर्स हैं। बहुत सारे जगह हम OT जो हैं वो एक्टिवेट हो गई हैं, द्रास में जैसी जगह पे भी OT एक्टिवेट हो गई है। तो इस तरह जो है लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हम कर रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लद्दाख में एनीमिया का बहुत बड़ा इंसिडेंट है। तो एनीमिया के लिए हमने FSSAI के साथ मिलके, फूड फोर्टिफिकेशन डिवीज़न के साथ मिलके और गवर्नमेंट का अप्रूवल लेके हमारे जो अब अगले साल से अप्रैल से हमारी ये पूरी कोशिश है कि क्योंकि फोर्टिफाइड राइस, मतलब स्टेपल डाइट 2 ही होती हैं, राइस और व्हीट, ये 2 चीज़ें हम स्टेपल कहते हैं जो हम रोज़ खाते हैं।
तो अगर तो हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को रिमूव करना चाहते हैं तो हमको आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट्स खानी पड़ती हैं। लेकिन आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट जो है रेगुलरली खाना मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आपका पेट खाली है, इससे गैस्ट्राइटिस होता है, दिक्कत होती है, मतलब आप इसको एंजॉय नहीं करते, खाने के बाद आपको अनईजीनेस होती है। तो बेस्ट तरीका वर्ल्ड में यही है कि आप उसको खाने में मिला दीजिए। तो खाने में अगर आप उसको मिलाएंगे तो आपको आयरन फोलिक एसिड जो है वो चला आपकी बॉडी में आ जाएगा। तो राइस जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी फोर्टिफाइड देना शुरू कर दिया है लद्दाख में, करगिल में और लेह में। अब रह गई थी वीट की बात, क्योंकि वीट यहाँ ग्रेन की शक्ल में आता है। तो अब हम यहाँ पे अपनी मिल्स में हमने इक्विपमेंट लगाना है, मार्च अप्रैल से पहले हम वो लगा देंगे। और वो जिसको हम सप्लीमेंट कहते हैं, फूड सप्लीमेंट आयरन फॉलिक एसिड जो है वो उसमें मिल जाएगा आटे में। तो हमारा जो आटा जो भी लोगों को मिलेगा वही फोर्टिफाइड मिलेगा। तो चाहे वो आटे की बनी चीज़ें खाएं, चाहे वो चावल की बनी चीज़ें खाएं, आयरन फॉलिक एसिड जो है उनकी बॉडी में चला जाएगा। और एनीमिया का इंसिडेंट जो है यहाँ पे, क्योंकि हम फ्रेश वेजिटेबल्स नहीं हैं, इसके कारण क्या होता है आयरन फॉलिक एसिड की कमी होती है। वो भी हम अगले साल से यूटी विल बी द फर्स्ट वन टू गिव फोर्टिफाइड वीट राइस। ये हमारा प्लान है, एंड इट विल आल्सो हैपन स्टार्ट हैपनिंग फ्रॉम अप्रैल। इसके पीछे हमने काफ़ी पिछले एक साल से हम मेहनत कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें हेल्थ में हुई हैं। और जहाँ तक रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू का तो आपको मालूम है कि यहाँ पे 250 गांव है, सिर्फ 250 गांव का रिकॉर्ड जो है अपडेटेड है। अब हमने एक उसको डिजिटाइज़ करने का जो है वो भी अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है। तो एक साल के अंदर आपको जितना भी रिकॉर्ड होगा वो डिजिटाइज शक्ल में मिलेगा, पूरा कंप्यूटराइज होगा, आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। और जो भी कागज़ आप आज लेने के लिए पटवारी के पास जाते हैं या नायब तहसीलदार के पास जाते हैं, उसके दफ्तर में जाते हैं, वो आपको ऑनलाइन जो है डिजिटली साइन कागज़ मिल जाएंगे। तो ये एक स्टेप जो है टू डिजिटाइजेशन ऑफ द लैंड रिकॉर्ड, ये हम कर रहे हैं। और स्वामित्व में तो हमने काफ़ी काम किया हुआ है। आई थिंक वी आर द फर्स्ट वन यूटीज़ कि जिन्होंने बहुत सारी मतलब सारे गांव ऑलमोस्ट हमने ड्रोन सर्वे से कर लिए हैं और प्रॉपर्टी कार्ड लोगों को जो है वो बांट रहे हैं। इस वक्त ये काम चल रहा है कि जो क्रूड मैप होता है जो हमें सर्वे ऑफ इंडिया देती है, उसका हमें ग्राउंड ट्रूथिंग करनी पड़ती है। इसको एक्चुअली फील्ड पे जाके देखना पड़ता है कि किसकी ज़मीन कितनी है, आबादी देह के अंदर जहाँ लोगों के घर होते हैं गाँव में। तो वो पहले रिकॉर्ड नहीं होता था, तो वो भी हमने जो है स्वामित्व के तहत उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। कल हम अल्पिन लॉन्च करेंगे, यूनिवर्सल लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। हालांकि हमने वो ऑलरेडी लॉन्च किया, 1500-1600 हमने प्रॉपर्टी कार्ड जो हैं अल्पिन के साथ दे दिए हैं। अल्पिन क्या होता है, ये नंबर है, पहले खसरा नंबर होता था। आपकी अगर ज़मीन को अपने नाम देना तो आप बोलते थे खसरा नंबर 204 या खसरा नंबर 204 मिन। ये पहले प्लॉट नंबर, खसरा इज़ ए वर्ड विच इज़ ए पर्शियन वर्ड। तो खसरा मीन्स प्लॉट या सर्वे नंबर। तो उस प्लॉट का नंबर हम उसको कहते हैं क्या खसरा नंबर है आपके प्लॉट का। तो अब वो जो खसरा नंबर है, अब वो उसकी जगह हम उसको अल्पिन देंगे, जिसको हम कहेंगे यूनिक लैंड पार्सल हो गया ज़मीन का टुकड़ा। आइडेंटिफिकेशन नंबर जैसे आधार नंबर है, हर एक ह्यूमन बींग जो है अगर उसको हम एक प्लॉट मान लें, मतलब ह्यूमन बींग को एक आधार नंबर मिलता है, वो आधार नंबर दो आदमी का एक नहीं हो सकता है। उसी तरह दो प्लॉट्स का एक अल्पिन नहीं हो सकता। हाँ, अल्पिन बाद में डिवाइड होकर दो अल्पिन बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर एक प्लॉट था, उसका एक अल्पिन नंबर था जो 12 डिजिट नंबर है, उसके दो पार्ट हो गए तो दो न्यू अल्पिन कैन बी जनरेटेड। तो ये एक, लेकिन जैसे अल्पिन जनरेट हो जाएगा, उस प्लॉट का सारा जो जियो रेफरेंस जो उसका इन्फॉर्मेशन होता है वो उस अल्पिन नंबर में आता है। जैसे आधार नंबर में आपकी आइरिस का डायग्राम, आपके आइरिस का फ़ोटो होता है और आपकी फिंगरप्रिंट्स फ़ोटो होता है, वो डेटाबेस में पीछे पड़ा होता है। नंबर जैसे आप करते हैं उस डेटाबेस में जाते हैं तो वो फट कहता है कि ये, आप उसके ऊपर हाथ लगाते हैं तो वो आपकी फिंगरप्रिंट्स को रीड करके और आइरिस को रीड करके कहता है कि हाँ यही आदमी जो है ये बिल्कुल ठीक है, इसी का आधार नंबर है। उसी तरह जो प्लॉट होता है, घर जो ज़मीन का प्लॉट होगा, अल्पिन तो उसका होगा, लेकिन अल्पिन की जो जो डेटाबेस होगा उसमें उस प्लॉट का पूरा होगा कि इसका जियो रेफरेंसिंग क्या है, इसका नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट जो है उसके जियो कोऑर्डिनेट क्या है, ताकि ग्राउंड के ऊपर उसको लोकेट किया जा सके। पहले क्या होता था कि खसरा नंबर है लेकिन पता नहीं लग रहा वो कहाँ पे है, कई बार ऐसा भी होता था। तो ये जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नई स्कीम है, काफ़ी स्टेट्स ने इसको कर लिया हुआ है, मतलब एग्जिस्टिंग सिस्टम में। तो हम इसको कल लॉन्च कर रहे हैं। तो रेवेन्यू में भी हम जो है ऐसा करेंगे कि जितनी भी सर्विसेज जो रेवेन्यू के लोगों को होती हैं, जो जिनके पीछे उनको पटवारी के पास जाना पड़ता है, नायब तहसीलदार के पास जाना पड़ता है, तहसीलदार के पास जाना पड़ता है, वो उनको मुहैया हो जाए ऑनलाइन, और उनको रिकॉर्ड जो है वो डिजिटली साइंड ऑथेंटिक रिकॉर्ड मिल सके। फॉरेस्ट में तो आपको पता है मेन चीज़ तो हमने आनले डाक स्काई सेंचुरी जो है उसको नोटिफाई किया है। और वो आने वाले वहाँ पे लोगों को हमने लगभग कोई 25 के करीब बच्चे जो हैं फर्स्ट फेज़ में ट्रेन हो गए हैं, उनको इक्विपमेंट दिया गया है, 36 के करीब टेलीस्कोप्स दी गई हैं।
उनको पूरा ट्रेन किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स की मदद से, और वहाँ पे लाइट पोल्यूशन जितनी भी होती है आर्टिफिशियल लाइट, उसको कंट्रोल किया जा रहा है, चाहे वो आर्मी की हो चाहे प्राइवेट लोगों की हो, ताकि जो स्काईज या जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं, स्टार्स होते हैं, गैलेक्सीज होती हैं, उनसे जो लाइट आती है वो अगर हमारी लाइट से इंटरफियर करेगी तो हमें वो दिखती नहीं है। आप अगर रात को अगर आप आसमान की तरफ देखें, अगर नीचे से लाइट जली हो तो आसमान साफ नहीं दिखता है, जैसे आप लाइट बुझा देते हैं आसमान साफ दिखना शुरू करता है। तो इंडिया में आनले ही चुना गया था हमारे साइंटिस्ट ने आज से 25 साल पहले कि ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के लिए बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आइडियल जगह है, क्योंकि एटमॉस्फेयर क्लियर है, आसमान डीपली डार्क होता है रात को, वहाँ मॉइस्चर कम है, और इन चीज़ों को देखते हुए वहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने अपनी एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी बनाई है, और वहाँ पे हमारी बहुत हिंदुस्तान की जो सबसे बेहतरीन टेलीस्कोप्स लगी हुई हैं, ऑलरेडी रिसर्च वर्क कर रही हैं, वो यूनिवर्स में देख रही हैं, वहाँ से रीडिंग ले रही हैं। तो इसलिए हमने कहा कि जब ये ऑलरेडी सिस्टम सेटअप यहाँ है तो क्यों ना लोग जो है वो उनको भी ट्रेन किया जाए, जितने भी लोग यहाँ आते हैं वाई डोंट दे सी द स्टार्स, वो भी देख लें स्टार्स। बहुत सारे लोग शौकीन हैं आजकल, स्टार गेजिंग करते हैं, वो जानना चाहते हैं कि हमारा यूनिवर्स कैसा है, ये वीनस है, ये मरकरी है, ये फलाना स्टार है, ये पोल स्टार है। तो मैं जनरल बता रहा हूँ, मगर बहुत सारी डिटेल जो है वो गैलेक्सीज देखना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है इसको एस्ट्रो टूरिज्म कहते हैं, और ये बिल्कुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ मिलता हुआ चीज़ है, क्योंकि इसी से हमारी वाइल्ड लाइफ भी प्रमोट हो जाएगी। क्योंकि अगर आप रात को लाइटें ऑन करते हैं तो जानवर जो होते हैं उनका जो बायोलॉजिकल सर्केडियन रिदम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उनको लगता है कि जैसे सुबह होगी, तो उनकी बॉडी सारी जो एक्टिविटीज़ होती है वो चेंज हो जाती हैं, उनका रिप्रोडक्शन इफेक्ट होती है, उनकी हेल्थ इफेक्ट होती है। तो वाइल्ड लाइफ भी इससे इफेक्ट होती है आर्टिफिशियल लाइट से। इंसान तो खुद इफेक्ट होता है, जैसे आपको अगर रात भर लाइट पे रखा जाए तो आपको पूरी नींद नहीं आएगी, आपकी नींद जल्दी उठ जाएगी, आपकी सेहत ख़राब हो जाएगी, इसलिए रात को आप लाइटें ऑफ करके सोते हो। तो इसीलिए जानवर तो अब लाइट ऑफ नहीं करेगा ना, तो इसीलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम रात को लाइट जो है उस इलाके में ऑफ कर दें। एक तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इससे प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ होगी, एस्ट्रो टूरिज्म प्रमोट होगा, और वो एक्टिविटी जो है बिल्कुल वाइल्ड लाइफ के प्रमोशन के साथ चलती है। तो ये एक इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट जो है वो हमने स्टार्ट किया है। बाकी जितनी भी सेंचुरीज़ हैं हमारी, वहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट के चल रहे हैं उनको हम प्रॉपर तरीके से स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ और नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अप्रूव करवा के उनको क्लियरेंसेस दे रहे हैं। एक ज़माने में जब मैं शुरू में आपको पता है 1 साल पहले 1.5 साल पहले थे, यहाँ बहुत इशू होता था टावर नहीं लग रहे हैं, टावर लगने नहीं दे रहे हैं। तो फिर हमने कहा कि भाई फॉरेस्ट एक्ट के तहत तो ये परमिशन है कि आप टावर लगा सकते हो, इसमें कोई इसको इशू नहीं है। लेस देन ए हेक्टेयर एरिया में अगर प्लांट्स ट्रीज़ जो हैं कट नहीं रहे हैं, मतलब लेस देन 75 ट्रीज़ पर हेक्टेयर एरिया कट रहे हैं, तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कहता है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट कहता है कि आप वहाँ पे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, छोटा सा कमरा स्कूल का, छोटा सा हॉस्पिटल की बिल्डिंग, छोटा सा बना सकते हैं। वो डीएफओ जो है वो ग्राम सभा से मिलके वो अप्रूवल ले सकता है, तो वो डेवलपमेंट ताकि इफेक्ट ना हो लोगों की। तो वो भी काम जो है वो अब जो है आज वो दिक्कत नहीं है, टावर्स की दिक्कत नहीं है, कोई कंस्ट्रक्शन की दिक्कत नहीं है, लोग जो हैं वो काम जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एज़ पर द लॉ कर रहे हैं। तो ये ब्रॉड मैंने कहा डिपार्टमेंट्स के बारे में। अब आपके पास कोई ऐसा कोई अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक क्वेरीज हों तो आई वुड बी वेरी हैप्पी टू आंसर यू। इंट्रोड्यूस कर देना अपने आप को। हैं सर, माय नेम इज तंजिन, आई एम फ्रॉम एडिटर ऑफ रिश्तेदार बुलेटिन। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि जो लैंड अलॉटमेंट का फाइल है सर, जो डीसी ऑफिस में जो जीसीए में ऑलरेडी अप्रूव हो गया है, तो वो इंडिविजुअल फाइल्स काफी पेंडिंग है उसमें। नहीं, वो तो आप डीसी साहब से पूछ लो। देखो लैंड अलॉटमेंट जो होती है, देयर इज़ ए लॉ ये कहता है कि लैंड जो है प्राइवेट पार्टीज़ को अलॉट होती है अंडर द लैंड ग्रांट्स एक्ट, ठीक है। और लैंड ग्रांट्स एक्ट आप पढ़ेंगे तो देयर इज़ ए प्रोसीजर विच हैज़ टू बी अडॉप्टेड, ठीक है। और लैंड ग्रांट्स एक्ट में वो आप डीसी साहब से बात कर लीजिएगा, वही उसको केस को प्रोसेस करते हैं। और लैंड ग्रांट्स एक्ट में भी लैंड जो होती है, वो जो लैंड ग्रांट्स एक्ट अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जो म्यूनिसिपल एरियाज़ हैं, जैसे ले टाउन है और कारगिल टाउन है, इसके अंदर जो लैंड होती है, स्टेट लैंड जो होती है, वो गवर्नमेंट जो है उसको ट्रांसफ़र कर सकती है। तो लैंड ग्रांट्स एक्ट के प्रोविज़न बड़े क्लियर हैं, तो उस तरह का जो इशू है। मगर ये जो प्रोसेसिंग जो होती है वो डीसी लेवल पे होती है। जब डीसी लेवल जब गवर्नमेंट को भेज देते हैं तो उसके बाद ये देखा जाता है कि भाई ये जो इशू जो है, ये जो लैंड है, क्योंकि एक ही पीस ऑफ लैंड के ऊपर हो सकता है 10 आदमी की नज़र हो, तो वी हैव टू अडॉप्ट ए फेयर प्रोसीजर। मान लीजिए एक पीस ऑफ लैंड अवेलेबल है गवर्नमेंट के पास विद इन द म्यूनिसिपल एरिया एज पर द लैंड ग्रांट्स एक्ट जो नोटिफाइड है। अब वो प्लॉट ऑफ लैंड है, लेकिन
देयर विल नॉट बी ऑलवेज ए पोजीशन कि वो ऐसे ही पड़ा हो और इंडिविजुअल को दिया जाए। नेचुरली उसके ऊपर 10 आदमी की नज़र होगी, घर घर की ज़रूरत सबको होगी। तो एक फेयर प्रोसीजर लगाया जाता है, लोग उसमें उस प्लॉट को नोटिफाई किया जाता है और लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं, और फिर एक ऑक्शन होता है और ऑक्शन के बाद जो प्राइस फिक्स होती है उसके ऊपर उसको लीज दी जाती है। तो ये प्रोसीजर है लैंड ग्रांट्स एक्ट का। तो डिप्टी कमिश्नर साहब जो हैं वो इसको प्रोसेस करते हैं और अकॉर्डिंगली इसको डिस्पोज ऑफ किया जाता है। एनीथिंग सर, हेल्थ सेक्टर में जैसे रिसेंटली हमारे एसएनएम में एक यूरोलॉजिस्ट ज्वाइन किया, तो आने वाले दिनों में ऐसा कोई और भी डिपार्टमेंट ज्वाइन करेंगे? और साथ ही साथ जो यूरोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट जैसे एक डॉक्टर ज्वाइन किया, तो उनके लिए जो सुविधा के लिए कोई मशीनरी ऐड करने का कोई सुविधा है? बिल्कुल, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि देखिए जो जो हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ इंस्टीट्यूशन लद्दाख में है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, ठीक है ना। जैसे जम्मू में, अगर आप जम्मू से वाकिफ़ होंगे तो जम्मू में जो हाईएस्ट लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशन है वो मेडिकल कॉलेज है। फिर उसके बाद आप और भी कह सकते हो, लेकिन मेडिकल कॉलेज है। मेडिकल कॉलेज के बाद वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांधीनगर में है। तो हमारे लिए समझो ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांधीनगर के ही लेवल के ऊपर है, लेकिन इसके अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत सारी ऐसी हैं जो मेडिकल कॉलेज में अवेलेबल हैं। क्योंकि हमारे पास मेडिकल कॉलेज इस वक्त नहीं है, तो इसलिए हम बहुत कोशिश करते हैं कि वो सारी सुविधाएं, हम इसको कहते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज, सेकेंडरी हेल्थ केयर सर्विसेज और टर्शरी हेल्थ केयर सर्विसेज। प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज वो होती हैं जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर के ऊपर डील की जाती हैं या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के ऊपर डील की जाती है। सेकेंडरी हेल्थ सर्विसेज सेंटर वो होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, जैसे ऑर्थोपेडिक्स है, ऑब्स्टेट्रिशियन है, स्किन है, बहुत सारी चीज़ें जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती हैं एज पर IPHS नॉर्म। लेकिन मेडिकल कॉलेज में फिर हायर एंड होता है, स्पेशलाइजेशन सर्विसेज होती हैं, जो बहुत सारी जैसे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो उसमें आ जाते हैं। तो अब हमारे पास वो डिपार्टमेंट्स नहीं है, लेकिन नीड के हिसाब से हम क्या करते हैं कि जो हमारी सेंक्शन स्ट्रेंथ है उसके अंदर अगर कोई लड़का जो है वो यूरोलॉजिस्ट की ट्रेनिंग करके आ गया है या MCH करके आ गया है या यूरोलॉजिस्ट है, तो हम उसकी सर्विसेज एज ए यूरोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते हैं। चाहे हो सकता है वो टेक्निकली असिस्टेंट सर्जन ही हो, टेक्निकली मेडिकल अफसर हो, लेकिन उसकी जो नॉलेज है या उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो यूरोलॉजिस्ट की है। ऐसे केस में वी डू एवरीथिंग इन आवर वट एवर इज इन आवर कंट्रोल टू हेल्प हिम बाय प्रोवाइडिंग इक्विपमेंट, by providing him space, by training him with further training, so that कम से कम इससे हम यूरोलॉजी का काम चला सकें। तो इसको जो भी इक्विपमेंट चाहिए होगा, नॉट ओनली यूरोलॉजी, इवन MRI कहीं नहीं होती है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। यू हैव MRI इन द SNM हॉस्पिटल, MRI इज नो वी हैव प्रोक्योरिंग इट फॉर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कारगिल आल्सो। उस MRI को चलाने के लिए हम अपने जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उसको ट्रेन करते हैं कि आप जाके MRI की रीडिंग कैसे लेते हैं, उसको कैसे करते हैं वो लीजिए। आप हैरान होंगे कि जीनोम सीक्वेंसिंग लैब आपके लद्दाख में है। जीनोम सीक्वेंसिंग लैब बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में नहीं है। मैंने तो नहीं देखा कि कंट्री में अगर जितने मेडिकल कॉलेज होंगे उनमें से 2% के पास भी जीनोम सीक्वेंसिंग लैब होगी। तो हमने पहले ऑब्जर्व किया कि हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे लोग आए जो देखने में तो फिट थे, देखने में तो ठीक थे, लेकिन उन्होंने स्प्रेड किया एक पर्टिकुलर जो जो स्ट्रेन ऑफ द कोविड वायरस। जब वो चले गए, एक महीने के बाद पता लगा कि भाई ये जो स्ट्रेन था ये तो डेल्टा फलाना था। उस वक्त डेल्टा की बड़ी वो हमें लगता था बड़ा अजीब। तो वो हमें पता लगा 2 महीने के बाद। तो तब तक वो बंदा जो करना था कर चुका था, जो लोग इन्फेक्ट होने थे हो चुके थे। फिर हमने कहा कि भाई हमारे पास अपनी जेनेटिक सीक्वेंसिंग लैब होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तो बहुत सारी स्टेट्स को कवर कर रही है। उसके बाद वहाँ हमारी लाइन लंबी है, हम वहाँ पे हमें उतनी जल्दी हमें प्रिवेंटिव एक्शन लेने के लिए रिपोर्ट नहीं मिलती है। तो हमने अपना जीनोम सीक्वेंसिंग लैब लगाया। वी हैव स्पेंट अराउंड 3 करोड़ रुपीज इन सेटिंग अप द जीनोम, एंड थैंकफुली इट्स ए गुड न्यूज़ फॉर एवरीबडी कि ये जो लैब है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो कंसर्न जो हमारी जो इसकी जो एजेंसी होती है जो उसको टेक्निकल अप्रूवल देती है, उन्होंने इसको अप्रूवल दे दिया। वो बहुत कुछ देखते हैं कि ये सब चीज़ें यहाँ हैं या नहीं है। तो दैट लैब हैज़ नो बिन एक्रेडिटेड, इट्स नो ए सैटेलाइट लैब ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेन लैब्स। तो यहाँ पे जितने भी सैंपल्स हम लेते हैं वो हम उनके लिए वो उनको यहाँ भी हम टेस्ट करके उसके जीनोम सीक्वेंसिंग रिजल्ट जो हैं वो नोटिफाई कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो within our district level setup we plan to, or we always do it, and we will always do it whenever the experts come. Equipment provide करने के लिए हमारे पास कोई कमी नहीं है पैसे की, that I can tell you. Ladakh has plenty of money to buy machinery and equipment. हमारे यहाँ तो पिछले साल we had to surrender crores and crores of rupees in this category because हमारे अस्पताल में इतनी मशीनरी आ गई है। अब हमारा चैलेंज ये है कि भाई वो मशीनरी जो है उसका इस्तेमाल जो है वो ठीक तरीके से हो सके। सर, आपने बोला हेल्थ सेक्टर में कोई फंडिंग की कमी नहीं, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है जहाँ यहाँ से लद्दाख से कोई पेशेंट रिफर होता है तो वो सोशल मीडिया पे डोनेशन की वो मांग करते हैं, तो क्या वजह रहता है कि
ये देखो मैं आपको एक बात क्योंकि बताऊँ, इसमें स्थिति में क्या होता है सर, कभी किसी को पढ़ने एक्स्ट्रा मिसयूज भी हो जाता है और किसी को मिलता भी नहीं, इस पे आप नहीं ये मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, ये मैं इंसिडेंट रिपीट नहीं करूँगा। उसमें क्या हुआ था कि देखिए हमारे यहाँ पे एक तो आपको ये मतलब आप ही के थ्रू पब्लिक आप बता सकते हो कि एक तो यहाँ पे हर सिटीज़न जो है वो 5 लाख की इंश्योरेंस से कवर्ड है, हर सिटीज़न, एवरी सिटीज़न। क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है जिसे हम पीएमजीएवाई कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना, उसके तहत हम एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लोगों को ही कवर कर पाते थे, जिनको हम कहते थे एससीसीसी सर्वे में जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हो। तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिटरमिन किया था कि भाई इस इलाके में इतने पुअर ऑफ पुअर हैं जो कि एससीसीसी सर्वे में जिनका नाम फिगर करता है। उसमें दो दिक्कतें होती थी, एक तो ये कि वो सर्वे बहुत पुरानी थी, 2011 की थी। आपको मालूम है कि सेंसस तो 2011 से नहीं हुआ है, तो जो इन्फॉर्मेशन है वो 15 साल पुरानी है या 13 साल पुरानी है। अब नया लोग पैदा हो गए हैं, नए बच्चे पैदा हो गए हैं, लोग बूढ़े हो गए हैं। तो अब और कई दूसरी इसमें दिक्कत ये थी कि उसमें जो नाम होते थे वो ठीक नहीं होते थे, गलत होते थे। मान लीजिए स्टेंजन की जगह कुछ और लिख दिया गया हो, तो वो उसका आधार कार्ड से उसका जो गोल्डन कार्ड है उसका नाम जो है मैच नहीं कर रहा है, इसलिए आपको उसको आप बेनिफिट नहीं दे सकते। तो ये सब प्रॉब्लम्स हल करने के लिए अब हमने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज स्कीम यहाँ पे है, और ये सारी जो कमियां थी, गोल्डन कार्ड जो बंट नहीं रहे थे, वो हमने सारे ऑलमोस्ट नाउ इट इज 80% हर एक आदमी के पास गोल्डन कार्ड है। और जिसके पास नहीं है वो कम से कम आके ले ले, उसको 5 लाख का इंश्योरेंस कवर है। तो मैं पिछले दिनों यहाँ क्या होता था पहले कि यहाँ कैंप्स लगते थे, लोग आते थे, लोगों को ट्रीट करते थे, और उन कैंप्स में वो कुछ चीज़ें देते थे। जैसे मान लीजिए जॉइंट के लिए कोई उन्होंने प्रोस्थेसिस दे दिया, या कोई हार्ट के लिए, या कुछ वो जो इक्विपमेंट होता है जो लगाते हैं जो बाहर से, तो वो बहुत महंगा होता है। किसी के केस में वो 40 लाख का होता है, 40,000 का होता है, किसी केस में 50,000 का, 1 लाख का भी होता है। तो पिछले साल हमारी बात में ये नोटिस में ये बात आई कि कुछ लोग यहाँ पे आए, उन्होंने लोगों से पैसे लिए वो चीज़ें लगाने के। तो तब हमारे नॉलेज में आया कि हॉस्पिटल के अंदर ऑपरेशन आप कर रहे हैं, ये आप जो प्रोस्थेसिस लगा रहे हैं या जो बाहर से चीज़ें लगा रहे हैं, डिवाइसेस लगा रहे हैं, भाई ये तो हमारे हेल्थ कार्ड में कवर्ड है, ये पैसा तो आपको हमसे लेना चाहिए, गवर्नमेंट से लेना चाहिए, प्राइवेट से क्यों ले रहे हैं? तो उसके ऊपर काफ़ी फिर हमने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की। अब ये यहाँ के लोग भी कुछ कहने लगे, नहीं ये बहुत देर से आए हुए हैं यहाँ पे, अब ये गलती हो गई, अब ये हो गया वो हो गया। मगर मेरा पॉइंट ये है कि किसी भी लद्दाखी को 5 लाख का कवरेज जो है अवेलेबल है। गवर्नमेंट हमने अभी हमारे पास हमने 5,000 लोगों को जो है कवर दिया हुआ है, लगभग 4.5 करोड़ के करीब पैसा जो है हमने हेल्थ इंस्टीट्यूशन को दिया है, बाहर के लोगों को, बाहर के अस्पतालों को भी और यहाँ के अस्पतालों को भी। तो इसलिए लोगों को थोड़ा सा अवेयर तो होना चाहिए ना। मतलब अब हमारे ही दफ्तर का एक मुलाजिम जो है वो उसको 80,000 रुपये दे गया है, तो मैंने कहा आपको तो पता होना चाहिए कि भाई आपको नहीं देना चाहिए था 80,000 रुपये, आप सीधा आप अपना कार्ड दिखाते। तो वो उनसे उन्होंने वो पैसे ले लिए। पर अब मैं आपको एश्योर करता हूँ कि ये दिस विल नेवर बी रिपीटेड। फिर वो लोग भी बड़े शर्मिंदा हुए कि हमसे गलती होगी। दूसरा मैं आपको कहूँगा कि हमारे यहाँ एक स्कीम है जिसके तहत हर आदमी जो है, जो यहाँ हमारे पास, हमको मालूम है, कंट्री को मालूम है कि यहाँ पे टर्शरी केयर नहीं अवेलेबल है, ठीक है। तो जब जब कोई सीरियस मसला हो जाता है, जैसे कोई मान लीजिए डायलिसिस का मसला है, कोई यूरिनरी का मसला है, कोई कैंसर टाइप की चीज़ होती है, या कोई बड़ा सीरियस मसला होता है जो हम यहाँ हैंडल नहीं कर सकते हैं, या हेड इंजरी हो जाती है, तो उसके लिए लाजिम है कि उसको बाहर जाना है। और हमारे लिए सबसे नज़दीक जो है वो दिल्ली है, वहाँ जाना है, एम्स में जाना है, या किसी या चंडीगढ़ कोई लोग चले जाते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम बनाई है, हम प्रमोट कर रहे हैं उसको। बार बार मैं लोगों को कह रहा हूँ कि एक आदमी और एक अटेंडेंट का 60,000 तक खर्चा हम उठाएंगे, आने जाने का किराया हम देंगे। तो ये जो स्कीम जो है वो लेह के लिए और कारगिल दोनों के लिए है। एयर फेयर का रियम्बर्समेंट अप टू 60,000 पर केस, तो ये भी अवेल करें। बहुत सारे वो पैसे हमारे खर्चे नहीं हो रहे, लोगों के केस ही नहीं आ रहे, वो फट गाड़ी पकड़ लेते हैं और टिकट कटा लेते जाते हैं। अच्छा, सरकारी मुलाजिम है वो तो टिकट कटा के पोस्ट फैक्टो सेंक्शन ले लेता है अपने अफसर से, जनाब मेरे से जल्दी में मैं नहीं ले पाया आपसे सेंक्शन एडवांस, अब मैं जहाज़ से गया हूँ तो मुझे पैसे दे दीजिए, चलो उसको तो मिल जाते हैं। लेकिन जो आदमी सरकारी मुलाजिम नहीं है उसको कहाँ से मिलेगा पैसा अगर वो खर्च करेगा एक बार? तो इसलिए लोगों को भी तो अवेयर होना चाहिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि हर हर लद्दाखी को ये कवरेज है वो, और उसका प्रोसीजर हमने इतना सिंपल बनाया है। पहले तो ये कहते हैं डायरेक्टर से परमिशन लो, मैंने कहा डायरेक्टर से परमिशन लेनी नहीं है, सीधा एसएनएम में जाना है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो है वो परमिशन ले देगा कि यहाँ मैं इसका इलाज नहीं कर सकता हूँ, इसको दिल्ली भेजो। वो सर्टिफिकेट लेके आपको टिकट पकड़नी है और चले जाना है, वापस आके आपने हमें बिल देना, हमने आपको पैसे देने। तो ये भी फैसिलिटी, तो इसलिए हम कोशिश कर रहे कि हेल्थ केयर जो है वो लोगों को जो है उसके लिए जो भी सुविधा हो, जब तक ना हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज हो, जब तक ना हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट आए, वो 10-15 साल का मसला है, तब तक जो है हमें इस तरह जो है लोगों को अपनी सहूलियत जो है मैक्सिमम प्रोवाइड करनी पड़ेंगी।
प्लीज सर प्लीज टेक द क्वारी फ्रॉम कारगिल साइड। हाँ जी, हाँ जी, हाँ सर, हाँ इंट्रोड्यूस करवाएं, हाँ क्या नाम है? दिस इज मोहम्मद इसाक फ्रॉम गुलिस्तान न्यूज़ लद्दाख सर। हाँ हाँ, बताएं बताएं। सबसे पहले आपका धन्यवाद कहना चाहूंगा सर, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया ताकि हम पब्लिक के ग्रीवेंस डायरेक्ट आपको ही आप तक पहुंचाए। तो सबसे पहले सर मैं ये जानना चाहूंगा, जिस तरह से एंटी-पीएचसी लद्दाख के अंदर है और खासकर करगिल के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो करगिल में लगभग 40 एंटी-पीएचसी हैं और बताया जा रहा है कि इन एंटी-पीएचसी को इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के तहत लाने की जरूरत है और स्पेसिफिक बरसो इलाके में टिकट नाम का एक गांव है, वहां पे एक एंटी-पीएचसी है और लगभग मैन पावर की वहां पे कमी बताया जा रहा है और डॉक्टर की कमी बताया, और साथ ही साथ विंटर में 24/7 नहीं चलता है क्योंकि विंटर में वो तो इसको लेके क्या कहेंगे सर, क्या स्टेटस? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि IPHS नॉर्म्स होते हैं वो एक सारी कंट्री के लिए जो हैं वो लगते हैं। अगर आप IPHS नॉर्म की बात करोगे तो फिर तो जो PHC है, जो PHC होती है हमारी, वो 50,000 पॉपुलेशन पे होती है और पहाड़ी इलाकों में 25,000 पॉपुलेशन पे होती है। हमारे यहाँ तो पॉपुलेशन ही सारी 50 मल्टीप्लाइड बाई 4 है, तो इसका मतलब कि हमारे पास तो सिर्फ 5 PHC होनी चाहिए, मगर हमारे पास कितनी है? 37 के करीब। तो IPHS नॉर्म्स जो हैं वो हमारे यहाँ लगते नहीं है, बिकॉज IPHS नॉर्म्स में 2 क्राइटेरिया होता है, एक तो पॉपुलेशन क्राइटेरिया, एक होता है डिस्टेंस क्राइटेरिया। तो हमारा हमेशा से पॉइंट व्यू रहा है और पास्ट में भी कभी भी पॉपुलेशन क्राइटेरिया लेके हेल्थ इंस्टीट्यूशन नहीं बने, हमेशा डिस्टेंस क्राइटेरिया लेके ही बने हैं, क्योंकि उतना है ही नहीं हमारा। हम तो अस्पताल बना देते हैं, फिर वो खाली रह जाते हैं, वहाँ पेशेंट ही नहीं आते। मतलब हमने तो, आपने देखा होगा कि आपके इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ बेड खाली पड़े रहते हैं, पॉपुलेशन बहुत कम है और बहुत सी जगह बहुत कम हेल्थ इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे कि इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। लेकिन फिर भी क्योंकि बारिश, बर्फ़, इनएक्सेसिबिलिटी के कारण अगर आपको किसी 40 किलोमीटर दूर पहाड़ के ऊपर भी अगर आपको एक हेल्थ इंस्टीट्यूशन बनाना पड़ेगा, वो ज़रूरी है, लाजमी है। क्योंकि अगर मान लीजिए डिलीवरी हो रही है, सड़क बंद हो गई है, बर्फ़ हो गई है, तो वो औरत जो है उसको अगर हॉस्पिटल डिलीवरी करवानी है तो हॉस्पिटल को वहाँ होना ही पड़ेगा, वो तो आ ही नहीं सकती क्योंकि बर्फ़ पड़ी है और सड़क बंद है। तो इसलिए चाहे वो 5 किलोमीटर दूर ही उसकी PHC होगी, उसके लिए वो भी लगता है जैसे 500 किलोमीटर है, क्योंकि वो पहुंच ही नहीं सकती 10 अगर 5 फुट बर्फ पड़ी हुई है। तो इसलिए हमने कभी भी पॉपुलेशन क्राइटेरिया को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी हमेशा हमारी बात मानी है। जहाँ तक एंटी-PHCs की बात है, पास्ट में क्या हुआ कि IPHS नॉर्म के तहत PHC जो है, मैंने कहा कि 25,000 पॉपुलेशन के ऊपर है। उसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने, एस्ट वाइल गवर्नमेंट, JNK गवर्नमेंट ने, उन्होंने कहा कि नहीं, डिमांड बहुत आ रही है, तो हम अपनी कुछ डिस्पेंसरीज को, जिसको हम आज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कहते हैं, उनको थोड़ा अपग्रेड करके उनको न्यू टाइप ऑफ PHC कहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नॉलेज में तो ये था ही नहीं, वहाँ तो कोई एंटी-PHC नहीं होती है। तो वो फिर हमने उनको कहा कि हम इतने डॉक्टर बनाते हैं, एक डॉक्टर हर एक हेल्थ डिस्पेंसरी को एक डॉक्टर दे देंगे, उसको डिक्लेयर कर देंगे एंटी-PHC। उससे काफ़ी जगह फ़ायदा हुआ, इस द सेंस की इक्विपमेंट वैसा आ गया, बिल्डिंग PHC लेवल की बन गई, लेकिन डॉक्टर की अवेलेबिलिटी ना हो पाई क्योंकि उसके लिए पोस्ट सेंक्शन नहीं थी। तो क्योंकि हमारे यहाँ पोस्ट, ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है लद्दाख में, बहुत सारी एंटी-PHC हैं लेकिन वहाँ क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है, MBBS डॉक्टर नहीं है। तो इसलिए ये प्रपोजल जो है, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इसको हमने लिया हुआ है कि जो हमारी ये बाई नेम है, वो दे आर नॉमिनल एंटी-PHCs, बट दे आर नॉट फॉर्मल प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, बिकॉज फॉर्मल प्राइमरी हेल्थ सेंटर यू मस्ट हैव ए क्वालिफाइड डॉक्टर देयर। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि वो क्रिएशन का पर्पज इशू है, इट इन्वॉल्व्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वी हैव टेकन इट अप विद देम। लेकिन जो आप एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की अगर आप बात करोगे, तो आप अगर अपने CMO के पास उनको ये बताओ, मैं उनको ये इंस्ट्रक्शन दूंगा कि अगर वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है और उसको ट्रैवल बहुत करना पड़ रहा है और वो महरूम हो रहे हैं हेल्थ सर्विसेज से, तो वी शुड मेक सम अरेंजमेंट थ्रू NHM कि वहाँ एक एक्सेप्शनल सिचुएशन देख के वहाँ पे डॉक्टर को मुहैया कराया जाए। और समर में 24/7 खुला रहता है सर, और वही अगर विंटर में रहेंगे तो पेशेंट्स, क्योंकि विंटर में थोड़ा ज़्यादा रोड स्लिपरी हो जाता है बर्फबारी होने की वजह से, तो वो डिमांड है लोगों का। ठीक है, नोटेड। और दूसरा सर, जिस तरह से NHM में खासकर अगर हम पैरामेडिकल स्टाफ की बात करें या मैनेजमेंट की बात करें, मैनेजमेंट में जो क्लर्क से यूटी बनने के बाद उनकी सैलरी लगभग 50% हाइक हो गया है, इस तरह की बातें हैं। और जो NHM एम्प्लॉयज हैं, पैरामेडिक स्टाफ हैं, उनकी सैलरी लगभग 2 से 5% ही हाइक हुआ है। तो ये कंसर्न बताया जा रहा है, ये क्या कारण है? ये काफ़ी देर से, मैं पिछले साल से सुन रहा हूँ। आई थिंक इट हैज़ बीन रेक्टिफाइड। अगर आप
नया नया लेटेस्ट स्टेटस ले ले तो दिस सिचुएशन हैज़ बीन रेक्टिफाइड। मुझे भी ये शिकायत मिली थी कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जैसे मान लीजिए एएनएम है, मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर है, फार्मासिस्ट है, जो एक्चुअली लोगों को मतलब जो हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं या तो भी सहूलत दे रहे हैं, उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ी है, लेकिन जो दफ्तर में पीछे बैठे हुए हैं आराम से कमरे में, गर्म कमरे में, वहाँ से वो कागजी कार्रवाई करते हैं, उन्होंने अपनी तनख्वाह बढ़ा ली है, और हम जो एक्चुअल लोगों को हेल्थ केयर सर्विसेज दे रहे हैं उनकी नहीं बढ़ी है। It has been examined duly for the last 6-7 months. I think situation now has been rectified, but director NHM can give you the latest status. और अगर अभी भी नहीं हुआ होगा तो we will bring it at par. सर लद्दाख में खासकर परमानेंट डॉक्टर्स के रिक्रूटमेंट की क्या स्टेटस है, और रिक्रूटमेंट पॉलिसी को लेके किस तरह की इस वक्त वो है, कहाँ पहुंचा है रिक्रूटमेंट पॉलिसी? रिक्रूटमेंट जहाँ तक जो नॉन गस्टेड पोस्ट थी हेल्थ की, वो तो हमने रेफर कर दी है, उनकी तो सिलेक्शन भी आई थिंक फाइनल स्टेज पे है। जहाँ तक गस्टेड हेल्थ सर्विसेज की बात कर रहे हैं आप, तो गस्टेड हेल्थ सर्विसेज में जो हमारे डॉक्टर हैं, हमारे यहाँ पे लगभग शुड आई से 175 के करीब डॉक्टर की सेंक्शन पोस्ट हैं, जिसमें देखिए 97-99 अवेलेबल हैं, तो बहुत सारा खसारा है। 76 पोस्ट हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनको हम इमीडिएटली जो है यूपीएससी को भेज सकते हैं और रिक्रूटमेंट करवा सकते हैं। और उसके लिए जो है वो बहुत ही एक एक्सपेडिशियस मैनर में हम जो सेंट्रल के हेल्थ सर्विसेज रूल्स हैं वो नोटिफाई कर रहे हैं, मतलब अपने लिए, बिकॉज वी हैव टू नोटिफाई द रिक्रूटमेंट रूल्स। तो वो काम जो है जल्द से जल्द 2-3 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही हमारी वो थोड़ी सी लंबी प्रक्रिया है, लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि अब हमारे एचएलजी साहब को ये पावर मिल गई है। पहले क्या था कि हमें गस्टेड सर्विस के जो रूल थे उनको हमें यूपीएससी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव करवाना पड़ता था, लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे एचएलजी साहब को ये पावर दी है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 309 कि वो ही गस्टेड सर्विस के रूल अप्रूव कर देंगे। दो कंसल्टेशन ऑफ यूपीएससी हैज़ टू बी टेकन, इसलिए हम वो बड़ी तेज़ी के साथ जो है जल्दी से हम ये रूल जो है बना रहे हैं। ये पब्लिक में नोटिफाई हो जाएंगे। एक मतलब कंडीशन उसमें होती है कि 1 महीने के लिए आपको वो पब्लिक डोमेन में डालने पड़ते हैं कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। हालांकि डॉक्टर्स के साथ हमारी बहुत सारी 3-4 मीटिंगें हो चुकी हैं, उनको हमने समझाया कि भाई हम ये रूल जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लगा रहे हैं, तो जैसे ही वो हमारा ड्राफ्ट फाइनल होता है हम उसको पब्लिक डोमेन में डालेंगे। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि 3-4 महीने के अंदर, मैं हेल्थ की बात करता हूँ तो हेल्थ क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, लोगों के साथ जुड़ा हुआ है हेल्थ सर्विसेज से, तो उसकी हम रिक्रूटमेंट रूल नोटिफाई कर देंगे। और जो पोस्ट जो हमारे पास गस्टेड पोस्ट हैं, चाहे वो डेंटल सर्जन की भी हमारे पास 13 पोस्ट खाली पड़ी हैं। तो लेकिन इसमें एक और दूसरा ट्विस्ट ये है कि ये खाली पोस्ट जो है खाली नहीं है, यहाँ हमने एनएचएम से बच्चे लगाए हुए हैं या वो उस पर लगाए हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे लगाए हुए हैं, तो वो भी एक बात है, खाली नहीं छोड़ी हमने, मगर ये है कि उनकी जगह हमने कॉन्ट्रैक्चुअल लगाए हुए हैं बच्चे। तो लेकिन ये पोस्ट जो है वो रेगुलर से भर जाएंगी जैसे। सर जॉब रिजर्वेशन को लेकर काफी कंसर्न देखा जा रहा था, तो क्या जॉब लद्दाख के स्पेशली रिजर्वेशन को लेकर कंसिडर किया जा रहा है? देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये तो जीएडी का सब्जेक्ट है, मैं इसमें क्वालिफाइड नहीं हूँ आंसर देने के लिए। वो आप जीएडी के कमिश्नर सेक्रेटरी से ये पूछिएगा, रिजर्वेशन मैटर्स जो है आई डोंट डील, या सोशल वेलफेयर का। मगर मेरा अपना ये मानना ये है, जो मैं एनएचएम की हालत देखता हूँ, एनएचएम में भी हमारे लोकल बच्चे हमें अवेलेबल ही नहीं होते हैं। फिर हमारे पास चारा ही नहीं रहता है कि बाहर के बच्चे को, या कर्नाटका के बच्चा भी आता है यहाँ पे, महाराष्ट्र के बच्चे भी आएंगे। आप हैरान होंगे कि जो हमारा सबसे जो दूर का स्टेशन है, जो जिसे हम जो चुशूल जो मैंने अभी जिक्र किया, वहाँ कर्नाटका का बच्चा देखा मैंने काम कर रहा है। वैसे ही तुर्तुक के इलाके दूर में महाराष्ट्र के बच्चे काम कर रहे हैं। तो मतलब इसके दो पहलू हैं, मतलब जब तक ना हमारी इतनी स्ट्रेंथ हो जाए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि बहुत सारे ये ऐसी सर्विसेज हैं मतलब जहाँ पे मतलब आपकी कंसर्न ये है कि लोगों को बस सहूलत मिलनी चाहिए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ज़बरदस्ती की जाए कि नहीं तब तक नहीं हम देंगे जब तक मतलब हमारा बंदा तैयार नहीं होगा। तो एनएचएम में हम ये सोचते हैं, और अगर हम ये पूरा ही हम देखें तो एनएचएम में हम बहुत सारा हमें फ़ायदा इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे अस्पताल भर गए, हमारे पीएचसीज में डॉक्टर अवेलेबल हो गए, हमें पैरामेडिकल असिस्टेंट मिल गए, हमारे सीएचओज मिल गए। हाँ, जहाँ मिल रहे हैं तो प्रेफरेंस लोकल को ही है। इवन आज की डेट में भी मेरे पास 2 बच्चे जम्मू के थे डॉक्टर, तो वो कहते जी हमने जाना है। वो एनएचएम जब हमारा एक था तब वो लगे थे यहाँ पे 2 लड़के, वो कहते जी हमको वापस जाना है। तो पहले हम उनको छोड़ते नहीं थे क्योंकि हमारे पास लोकल नहीं थे। अब मैंने कहा नहीं, लोकल लड़के अवेलेबल हो गए, अब तुम जाओ, हमारे लोकल वालों को चांस मिलेगा। तो हम उनको कह रहे हैं कि आप जाओ। तो कहने का मतलब ये है कि प्रेफरेंस हमेशा लोकल को दी जाती है, लेकिन जहाँ पे भी खसारा होता है, जब लोकल अवेलेबल नहीं मिलते हैं, तो हमें ये ज़रूरी हो जाता है कि पब्लिक को सर्विस देने के लिए वी हैव टू हायर पीपल।
खरदुंगा और चांगला में टाइमली मेडिकल अटेंशन एक इशू रहता है हम्म, रेसिडेंसी में, उसके लिए आप क्या करेंगे? हाँ, ये बेसिकली देखिए इसको हम कहते हैं 108 एम्बुलेंस सर्विस। तो वो हम 108 एम्बुलेंस सर्विस जो है विदिन ए वीक हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये कंट्री में हर जगह ऑलरेडी चल रही है, हमारे यहाँ भी चल रही थी, लेकिन वो ऐसे ही नाम नेहाद टाइप की थी, मतलब 2 ही एम्बुलेंस थी या 4 एम्बुलेंसेज थी, और वो कंट्रोल होती थी जम्मू से। मतलब वो पुराना जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था 108 का। तो इस बार हमने ये देखा कि 108 एम्बुलेंस वो होती है जिसके अंदर एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है। एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम ये है कि अगर कोई आदमी एक्सीडेंट हो चुका है, कॉमा में है, ब्लीडिंग हो रही है, या कोई कोई पेशेंट जो है सीरियस हालत में है, तो उसको जो जो इमीडिएट फर्स्ट एड होता है, जो इमीडिएट जो है वो वहीं पे मिल जाता है उसी एम्बुलेंस के अंदर। वहाँ पे एक क्वालिफाइड एक फार्मासिस्ट होता है जो ट्रेंड होता है, और एक और स्टाफ मेंबर होता है, और साथ में एक ड्राइवर होता है। तो और इक्विपमेंट अंदर होता है ऑक्सीजन देने का भी, हार्ट के कभी देखने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वगैरह सब होता है वहाँ में। तो इसको एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम कहते हैं। तो अब जो है इस एक हफ्ते के अंदर वी आर रेडी। हमने वो अपना उसके लिए कॉल सेंटर भी बनाना पड़ता है, क्योंकि आपको मैं कहूँगा कि आप 108 पे कॉल करो, समबडी हैज़ टू रिस्पॉन्ड। फिर वो जो आपको रिस्पॉन्ड करता है, जो वहाँ बैठा हुआ 108 कॉल सेंटर पे, उसको फिर कम्युनिकेट करना है उस एम्बुलेंस को जो नियरेस्ट टू द साइट है, जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, जहाँ रिक्वायरमेंट है, फिर वहाँ डिप्लॉय करता है और वहाँ से वो नियरेस्ट हॉस्पिटल को भेजता है। ये सारा रिकॉर्ड जीपीएस पे उसके सामने होता है जो बंदा कॉल सेंटर में बैठा होता है। तो ये एक ट्रायल चल रहा है अभी हमारा, और ये हम एक यूनिक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि इस हम कॉल सेंटर भी अपना ही बना रहे हैं, जो आप कह रहे हो ना कि लोकल होना चाहिए। क्योंकि पहले ये जम्मू से ऑपरेट होता था, क्योंकि आजकल तो आप अमेरिका से भी कॉल सेंटर ऑपरेट करते हैं, तो ये या अमेरिका वाले इंडिया से कॉल सेंटर ऑपरेट करते हैं। तो लेकिन हमने कहा नहीं, हमारा अपना होना चाहिए कॉल सेंटर, क्योंकि बाहर वाला जो है और उसको जो हमारे एम्बुलेंसेज की लोकेशन जो है उसको बेटर कंट्रोल हम तब कर पाएंगे जब वो हमारे यहाँ कॉल सेंटर होगा, उसको बेटर मॉनिटर किया जाएगा। तो वो चीज़ जो है वो हम अब काफ़ी एडवांस स्टेज पे हैं, और विदिन ए वीक वी विल लॉन्च दैट 108, ताकि कहीं भी एक्सीडेंट होगा, क्योंकि हमारे यहाँ एक्सीडेंट होते हैं खारदुंगला में भी, चांगला में भी, बहुत एहतियात के बाद भी एक्सीडेंट, जिसको कहते हैं हम एक्सीडेंट है, तो एक्सीडेंट होते हैं। तो उसमें अगर इमीडिएटली पेशेंट को एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम में केयर मिल जाए, जिसको हम गोल्डन आवर कहते हैं, मतलब 1 आवर और 2 आवर्स, उस गोल्डन केयर में आवर्स में अगर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाए। मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है कि गर्दन अगर ऐसी है तो आदमी को जान जा सकती है, लेकिन गर्दन अगर सीधी कर दी जाए तो उसकी जान बच जाती है, क्योंकि उसका एयरवे ओपन हो जाता है। छोटी सी चीज़ है, लेकिन कोई ट्रेंड आदमी बताएगा ना कि इसको बच्चे को ऐसे मत रखो, इस आदमी को सीधा रखो, और साथ में उसकी गर्दन भी सीधी कर देगा, एयरवे क्लियर हो जाएगा, ऑक्सीजन देगा, तो वो अस्पताल तक पहुँच के बच जाएगा। तो इसलिए ये बहुत अर्जेंट है कि 108 सर्विसेज जो है वो हम शुरू करें, और विदिन ए वीक हम इसको शुरू करना चाह रहे हैं। सर ये इमरजेंसी नंबर की तरह चलेगा? 108 emergency. कनेक्टिविटी? नो नेटवर्क कनेक्ट, इससे इट विल बी एन इमरजेंसी 108 नंबर। तो 108 है, इसका नाम ही 108 है। तो इसमें वहाँ पे आप जैसे डायल करेंगे वो रिस्पॉन्ड करेगा। वो 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछता है, आप कहाँ पे हैं, पेशेंट कौन है, उसकी उम्र कितनी है, क्या हुआ है, क्योंकि अलग अलग किस्म हो सकते हैं ना, किसी को हो सकता है कोई फॉल हुआ हो, गिरा हो, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ हो, किसी को बड़ी सीवियर पेन हो रही हो, किसी को सांस नहीं आ रही हो, अलग अलग किस्म के सिम्टम होते हैं। वो 3-4 क्वेश्चन पूछता है, अकॉर्डिंगली फिर वो आगे कहता है कि आप वेट करो, आपको आधे घंटे के अंदर एम्बुलेंस आ जाएगी। कोशिश हमारी ये रहती है कि आधे घंटे, पौने घंटे या 1 घंटे के अंदर वहाँ एम्बुलेंस पहुँच जाए और पेशेंट जो है नियरेस्ट हॉस्पिटल में पहुँच जाए। क्योंकि उसको वो सिम्टम इसलिए पूछने पड़ते हैं कि क्या जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है उस एम्बुलेंस के पास है, क्या उसमें वो सुविधा है जो इसको चाहिए, तभी वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता है। मान लीजिए वो कहे जनाब ये तो बेहोश हो गया, खून चल रहा, ये तो कोमा में है, तो फिर उसको नियरेस्ट पीएचसी में लेने का तो कोई मतलब नहीं है, अनलेस यू गेट हिम हियर, यहाँ पे उसको थोड़ा रिसर्च करके उसको हम दिल्ली ना भेज दें। सर प्लानिंग में अभी जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है, तो यूटी लद्दाख का कितने % बजट का प्लानिंग हो चुका, मतलब कितना एक्सपेंडिचर का एक्सपेक्टेड है सर? ये मैं देखिए दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज हियर कि एक्सपेंडिचर कितना है। दिस वी कैन एक्जैक्टली टेल यू ओनली अराउंड द मंथ ऑफ मार्च, बिकॉज इसका रीज़न ये है कि जब आप काम ग्राउंड पे करते हैं तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ असेसमेंट्स हम करते हैं। एक तो होता है जी व्हाट इज़ वर्क डन ऑन ग्राउंड। मान लीजिए अगर आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर बिल्डिंग बना रहे हैं, वो कहता है जनाब पहले मुझे यहाँ तक पहुँचने दो फिर बिल बनाना, ठीक है ना। अब इस दीवार के आप 3 बिल नहीं बना सकते, आप वेट करोगे कि कब तक ये ऊपर पहुँच जाएगी, फिर मैं इसका बिल बनाऊंगा पूरा, बिकॉज बिल बनाना भी एक एक्सरसाइज है, उसमें भी टाइम लगता है। तो एक होता है वर्क डन ऑन ग्राउंड। तो वर्क डन ऑन ग्राउंड जो है वो हम एक असेसमेंट लेते हैं कि भाई एक्चुअल काम ग्राउंड पे कितना हुआ। दूसरा होता है वर्क एक्चुअली फॉर विच पेमेंट हैज़ बीन मेड, जो गवर्नमेंट मानती है कि एक्सपेंडिचर हो चुका है, एक्सपेंडिचर बुक्ड। तो देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन वर्क डन एंड द एक्सपेंडिचर बुक्ड।
उसका डिफरेंस ये महीना होता है, क्योंकि अब काम ग्राउंड पे बंद होता है, इंस्पेक्शन के लिए लोग कम जाते हैं, वो दफ्तर में बैठते हैं, तो वहाँ ये कागजी कार्रवाई करते हैं, बिल बनाते हैं, हमारे जेईज बिल बनाते हैं, फिर उसको टेस्ट किया जाता है। ये भी लंबी एक्सरसाइज है, तो ये हम आपको एग्जैक्टली तो मार्च में बता पाएंगे कि कितना हमारा एक्सपेंडिचर होगा, बट आई एम वेरी होपफुल दैट इट शुड बी मोर देन व्हाट वी हैव।